यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 इंस्पेक्शन सर्च सीजर। ये सर छोटा सा चैप्टर है, पर यस इसके क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। सो आपने इन चैप्टर्स को भी ध्यान से सुन लिया तो भी आपका काम हो गया। आइए बच्चों, सबसे पहला सेक्शन नंबर 67 बोलता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। एक्चुअली क्या होता है सर, ज्वाइंट कमिश्नर एंड सुपीरियर ऑफिसर के पास पावर होता है कि अगर उनके पास रीजन टू बिलीव है कि आपने इन पांच में से कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो ऐसे केस में सर वो अपने डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को ऑर्डर इशू कर देंगे, डायरेक्शन दे देंगे कि आपके यहाँ पे आके सर्च करने का है। अब आपके यहाँ मतलब सर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड सर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएंगे फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। सर अगर आप टैक्सेबल पर्सन तो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएंगे, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो या वेयर हाउस ऑपरेटर हो तो ऐसे केस में आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आके वो वेरिफिकेशन चेकिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑफिसर आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने अगर आएगा तो सर उसके पास रिटर्न अथॉरिटी होनी चाहिए ऑफ द ऑफिसर ऑफ द नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। और ज्वाइंट कमिश्नर आपके लिए इंस्पेक्शन का ऑर्डर तभी इशू करेगा व्हेन ही हैज रीजन टू बिलीव कि आपने इनमें से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ है। सबसे पहला, इफ यू हैव सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या फिर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक सप्रेस करी है, या फिर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया हुआ है, या फिर आपने कोई भी प्रोविजंस ऑफ द लॉ को कॉन्ट्राविन किया है या रूल्स मेड देयर अंडर उनको कॉन्ट्राविन किया है, या फिर ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस ऑपरेटर जो है आपने गुड्स को इस तरह से स्टोर किया है या इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया है कि इट लीड्स टू इवेजन ऑफ टैक्स ऑन सच गुड्स, तो ऐसे केस में सर आपके यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस पे इंस्पेक्शन हो सकता है। अब मालिक बात आती है क्या, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफिसर के पास पावर क्या क्या होते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, वो आपके प्रेमाइसेस पे आएगा, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा एंड सर आपसे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो सारे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पर अगर सर कभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि आपके यहाँ सर्च करना पड़ेगा, उनके इफ दे फाउंड दैट आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और थिंग्स छुपा रखे हैं सर, तो ऐसे केस में ज्वाइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक ऑफिसर के पास पावर है कि वो सर्च का ऑर्डर इशू करेगा। और सर्च का ऑर्डर इशू किया है तो सर्च कैन बी डन एट एनी प्लेस। मतलब सर नॉर्मल इंस्पेक्शन जो होता है वो तो केवल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होता है, दे कैन हैव एक्सेस टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, बट सर सर्च कैन बी मेड एट एनी प्रीमाइसेस। क्योंकि सर ऑफिसर से अगर आप कुछ छुपाना चाहेंगे तो कहां छुपाएंगे, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस पे? वो तो कभी भी ऑफिसर आ जाएगा इंस्पेक्शन करने के लिए। पर सर अगर आपको उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, थिंग्स छुपाने तो कहां छुपाएंगे, किसी और जगह पे छुपाएंगे। इसलिए पावर भी सर्च का दे रखा है किसी और प्रीमाइसेस का, इसलिए वहां पे प्रॉपर सर्च वारंट इशू होता है। और सर्च वारंट ज्वाइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक वाले ऑफिसर ही इशू करते हैं। क्लियर? और अगर ऑफिसर सर्च करने आए हैं तो उनके पास पावर क्या है, सबसे पहली बात तो वो सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं गुड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जिनको आपने छुपाया हुआ था एंड विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्पफुल रहेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने छुपा रखे थे, गुड्स वगैरह जो छुपा रखे थे, उन सबको वो सीज कर सकते हैं। एंड सर अगर मान लो नॉर्मली क्या होता है, रेड जब पड़ती है, सर्च जब होता है, तब सर एसएससी के सर कई बार गेट का लॉक जो होता है उसका चाबी गुम जाता है सर। सो चाबी गुम गया, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो सर डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एन ऑफिसर। ऐसे केस में दे हैव द पावर टू सील और ब्रेक ओपन द डोर। सर अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो सर क्या करेंगे, दया को बुलाएंगे, दया दरवाजा तोड़ दे। तो सर सबसे पहली बात, अगर लॉक है तो लॉक तोड़ेंगे बेटा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर वगैरह, उसके पासवर्ड भूल जाते हैं बेटा, कई बार लैपटॉप वगैरह के पासवर्ड भूल जाते हो आप, तो सर वो सब आईटी प्रोफेशनल की हेल्प लेके सर आपके जो भी पासवर्ड्स वगैरह उनको ब्रेक कर सकते हैं, लॉक वगैरह को तोड़ सकते हैं, दरवाजा वगैरह तोड़ सकते हैं। एंड यस आपने कोऑपरेट नहीं किया तो ये सब करके भी वो डॉक्यूमेंट वगैरह, गुड्स वगैरह सीज कर सर्च करके उनको लगता है कि यस इन पे टैक्स चोरी हुआ हुआ है या फिर दीज आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऐसे केस में इन सबको वो एक्सेस कर सकते हैं एंड सर वो डॉक्यूमेंट वगैरह को सीज कर लेंगे, गुड्स वगैरह सीज कर लेंगे अगर उनको लगता है कि टैक्स इवेड हुआ है तो। आइए सर अब रिटर्न ऑफ द सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स। अब सर सर्च किया और उस टाइम पे कोई गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स ऐसे इनको मिले जिन पे इनको लगता है कि टैक्स इवेड हुआ है, उन्होंने सीज कर लिया। देखिए सीजर और कॉन्फिस्केशन में बच्चों एक बेसिक फर्क है। कॉन्फिस्केशन मतलब ओनरशिप होगी गवर्नमेंट की, सीजर मतलब अभी गुड्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन में ली है, अब उस पर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, फिर अगर डिसाइड हो गया कि यस टैक्स चोरी हुआ है तो बाद में होता है कॉन्फिस्केशन। तो अभी तो क्या हुआ है, सीज हुआ है। तो सर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिपार्टमेंट ने, डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और थिंग्स जो सीज किए हैं उन सब पे
सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे इनको डिपार्टमेंट क्या करेगा? सर स्टडी करेगा, चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, और सर अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रिलेवेंट नहीं है तो आपको रिटर्न कर देंगे। अब सर उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, गुड्स वगैरह को उन्होंने वेरीफाई किया, चेक किया, एग्जामिन किया, उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है, आपको वो नोटिस इश्यू करेंगे। अब नोटिस जब इश्यू किया, उस नोटिस में जिन पॉइंट्स पे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है वो तो वो अपने पास रखेंगे, पर जो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस के अंदर सपोज आईटीसी को ऑब्जेक्ट किया, किसी और को ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो बाकी डॉक्यूमेंट तो रिटर्न करो, तो बाकी के डॉक्यूमेंट दे आर सपोज टू रिटर्न विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस। एंड सर अगर मान लो सर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज हो गए, तो सर अब धंधा थोड़े बंद कर दोगे यार आप। इसलिए एसएससी का अधिकार है, एसएससी का राइट है कि ही कैन आस्क फॉर दी कॉपी, फोटोकॉपी ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स जो डिपार्टमेंट ने सीज किए हैं, और हाँ डिपार्टमेंट को उनको अलाउ करना पड़ेगा टू गिव द डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी। पर अगर एक्सेप्शनल केस में प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसकी फोटोकॉपी देने से हमारे इन्वेस्टिगेशन पे एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो वो ऐसे एक्सेप्शनल केस में वो फोटोकॉपी लेने से मना कर सकते हैं, अदरवाइज वो फोटोकॉपी लेना अधिकार है एसएससी का। ताकि भाई उसको पता ही नहीं होगा डेटर्स कौन से, क्रेडिटर्स कौन से, स्टॉक कहां पड़ा है, कितना पड़ा है, तो धंधा कैसे करेगा यार, समझे मेरी बात, इसलिए फोटोकॉपी ले सकता है। आइए अब आ रहा है क्या, रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स। अच्छा अभी हमने पढ़ा क्या, रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स। अब आ रहा है रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स। आपके जो स्टॉक था या कैपिटल गुड्स थे वो अगर उन्होंने सीज कर लिए, तो एक बार आप चाहे तो प्रोविजनल बेस पे, सो दैट आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं हो, आप प्रोविजनल बेस पे उसको रिलीज करा सकते हो। प्रोविजनल बेस पे रिलीज कब करेंगे, आपने अगर एक बॉन्ड साइन किया है प्लस सिक्योरिटी फर्निश करी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी एटसेट्रा, या फिर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक बार पे कर दिया, बॉन्ड साइन कर दिया, तो एक बार प्रोविजनल बेस पे गुड्स आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। ये होता है प्रोविजनल रिलीज। अब है एक्चुअल रिलीज ऑफ द गुड्स। सर आपके गुड्स जब सीज किए उसके 6 महीने में डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू नहीं किया, इसका मतलब डिपार्टमेंट कुछ नहीं करना चाह रहा है, आपके गुड्स आर लायबल टू बी रिलीज्ड बाय देम, और सर आपका हक है, आप उनसे गुड्स मांग सकते हो। पर हां कमिश्नर के पास पावर है कि वो डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को 6 महीने का वक्त और दे सकता है टू इशू द नोटिस। नहीं इशू किया इस टाइम में भी, तो सर आपकी गुड्स आर लायबल टू बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट, और आपका हक है, आप उनसे गुड्स ले सकते हो। अब मालिक सर अगर मान लो कोई पेरिशेबल नेचर का या हैजार्डियस नेचर का गुड्स है जो बाय द पैसेज ऑफ द टाइम खराब हो जाएगा, तो एक बार उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे मार्केट में, और उसका जो पैसा आएगा वो मनी पर केस चलेगा कि मनी डिपार्टमेंट का होगा या एसएससी का होगा। ओके मालिक, अगर आप केस जीत जाएंगे तो पैसा आपको दे दिया जाएगा, जैसे गुड्स रिटर्न करते ना वैसे पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। एंड अगर आप केस हार गए, गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, तो गुड्स का जो मनी था वो डिपार्टमेंट का हो जाएगा बेटा, हाँ है ना भाई। आइए सर अब ये बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, डमी बायर टू बी सेंड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पावर है, प्रॉपर ऑफिसर, कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को एज ए कस्टमर बना के आपके शोरूम पर, आपके बिजनेस प्लेस पर भेज सकते हैं, जस्ट टू चेक कि आप प्रॉपर बिलिंग करते कि नहीं करते हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके सर, एंड दैट कैन बी एन एविडेंस कि सर आप टैक्स चोरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर मान लो टैक्स चोरी किया तो सर दैट कैन एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू, और आपके अगेंस्ट रेड वगैरह हो सकती है, सर्च हो सकती है ऐसे केस में बेटा, अगर आप टैक्स चोरी करते हो पकड़ा गए तो। अब सर आपको मैंने बताया कि जब भी सर्च होती है तो प्रॉपर सर्च वारंट इशू होता है, तो सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट, सबसे पहली बात सर्च वारंट क्या, इट्स एन अथॉरिटी। सर डॉक्यूमेंट है जो ज्वाइंट कमिश्नर या अबव रैंक वाला ऑफिसर ही इश्यू करेगा, उस पे सिग्नेचर होते हैं उसके, और सर उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है। क्या लिखी होती है कि आपने कौन कौन से कानून को तोड़ा है, देन कौन सा प्रीमाइसेस एड्रेस लिखा होगा सर्च जिसका हम सर्च करना है, देन नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड फॉर सर्च, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग ऑफिसर विथ फुल डेजिग्नेशन अलोंग विद हिज राउंड सील, देन डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, सीरियल नंबर ऑफ द सर्च वारंट एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी, दैट इज 1 डे 2 डे, कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, ये लिखा होता है सर्च वारंट पे। और सर्च वारंट के अंदर कंप्लीट एड्रेस लिखा है आपका, सर आपने क्या कानून तोड़ा वो लिखा है, उसके बाद ही आप अलाउ करना किसी भी ऑफिसर को आपके प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए। ओके अब सर सर्च और सीजर के टाइम पर डिपार्टमेंट को क्या क्या सेफगार्ड रखने, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर। डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क का और पूरे मार्क्स, छोड़ने का नहीं बेटा, इनको रीड कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स और गुड्स शुड नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन। उनके एग्जामिनेशन के लिए जितना टाइम चाहिए उतने के लिए रखेंगे, बाकी टाइम जैसे ही उनका एग्जामिनेशन पूरा हुआ ये वापस लौटाओ एसएससी को, वरना उसका काम अफेक्ट हो रहा है साहब। सर फिर फोटोकॉपीज और एक्सट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का समरी है बेटा, ये can be taken by the person from whose custody documents were seized unless it is it will affect adversely
टू द डिपार्टमेंट, तो एक्सेप्शनल केस में वो फोटोकॉपी के लिए मना कर सकते हैं, अदरवाइज वो देंगे। फिर सर नोटिस 6 महीने के अंदर इशू होना चाहिए, विच इज फर्दर एक्सटेंडेबल बाय 6 more month। नहीं इशू किया इस टाइम में तो सर गुड्स आर लायबल टू बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट टू द एसएससी। फिर जो भी गुड्स उन्होंने सीज किया उसकी इन्वेंटरी प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखेंगे कि इतने इतने गुड्स, इतनी क्वांटिटी हमने सीज करी है, कल को पता पड़ा चोरी हो गए तो गुड्स। फिर सर सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स सच एज हेजार्डियस हो गए, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हो गए, दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली बाय द ऑफिसर, और उस पर जो पैसा आएगा उसके बाद चलेगी बेटा। ये सारे पॉइंट हमने ऊपर पढ़ लिए, पर होता है क्या है जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द सेफगार्ड्स, तो एक साथ कंपाइल करके हम आंसर लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने अलग से टॉपिक दे रखा आपको ये। फिर सर्च एंड सीजर जितने भी होते हैं बेटा, इन सबको सर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। एंड सर यहाँ पर जितनी भी रिकॉर्ड्स की कॉपी होती है वो मजिस्ट्रेट को नहीं भेज के कमिश्नर को भेजते हैं, कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, क्योंकि सर मजिस्ट्रेट तो सिविल केसेस देखता है, जीएसटी केसेस कमिश्नर ऑफ जीएसटी देखेंगे बेटा। ओके डन। आइए बच्चों सेक्शन में 70 पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। बुलावा आया है सर, चलो बुलावा आया है, डिपार्टमेंट ने बुलाया है, समन इज द लास्ट रिसोर्ट टू दी अवेलेबल टू दी प्रॉपर ऑफिसर। और सर अगर समन इश्यू है मतलब आपको जाना ही पड़ेगा, या फिर आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को जाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन मंगाई वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, दे कैन एग्जामिन यू ऑन ऑथ, और जो भी आपने स्टेटमेंट दिए दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू, ध्यान रखिएगा। सर ये है क्या सर्च का रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, समन के टाइम पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी पर्सन सो समन, सर यू आर बाउंड टू अटेंड इधर इन पर्सन और थ्रू योर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, और जो भी आपसे पूछा है उन सबका आपको सही जवाब देना है, ट्रुथ बोलना है, स्टेटमेंट देने, एंड डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स जो मंगाए वो आपको प्रोड्यूस करने हैं। यस, आप जरूरी नहीं कि खुद ही जाए, अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो, ये भी कुछ टाइम पहले ही अलाउ हुआ है। अब साहब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस टू समन, अगर आप नहीं गए तो पहली बात तो ये समन जिस ऑफिसर ने इश्यू किया है सर, देन समन इज द लास्ट रिसोर्ट, और आप अगर नहीं आते तो आपको उठा के लेके आएंगे, बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और अगर आप नहीं आते हो तो ऐसे केस में सर अगर आपके पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, और सर तो या फिर आप सर्विस ऑफ समन को ही अवॉइड कर रहे हो, मतलब कोई नोटिस समन का जो नोटिस आपके पास आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप पोस्टमैन को बोलो तो लेके जा भाई, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता, या डज नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, या आपसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मंगाया आप नहीं लेके आ रहे हो, या आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, तो दीज ऑल आर लायबल टू बी punished under Indian Penal Code and you will be prosecuted under Indian Penal Code। ध्यान रखिएगा बेटा, आईपीसी के प्रोविजंस के थ्रू आप प्रोसिक्यूट किए जाएंगे। एंड सर जीएसटी के अंदर भी इसकी पेनल्टी सेक्शन में 122 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर डी अट्रैक्ट होता है, अप टू ₹25,000 25,000 तक की पेनल्टी अंडर सीजीएसटी आप पे लगेगी। क्लियर? इसलिए समन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं सर, जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, आप नहीं गए तो आपको उठा के लेके आएंगे, ध्यान रखना, इतना पावर इनके पास। नाउ सर अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल इशूइंग द समन। डिपार्टमेंट क्या ध्यान रखेगा, देखो समन जो है ना बेटा बड़ा सीरियस कंसर्न है, समन इशू क्या मतलब उस बिजनेसमैन को आना ही पड़ेगा, तो ये फ्रीक्वेंटली इशू नहीं होना चाहिए यार। टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर आप समन इशू कर रहे हो तो आपको थोड़ा सोच, डिपार्टमेंट को सोच समझ के वो समन इशू करना है, उसके टाइम का रेस्पेक्ट करना है, हाँ है ना। ये सब बातें लिखिए, पढ़िए ध्यान से। सबसे पहली बात, समन शुड नॉट बी इशूड फॉर अपीयरेंस वेयर इट इज नॉट जस्टिफाइड। ऐसा नहीं कि मिलने बुलाया, चाय पे बुलाया, ऐसा नहीं होता साहब। क्लियर? इफ इट इज जस्टिफाइड, इट इज वेरी मच एसेंशियल, तो ही सर समन इशू करके सर उस पर्सन की अटेंडेंस को मांगा जाएगा, इफ इट इज वेरी नेसेसरी। सर सेकंड, नॉर्मली समन शुड नॉट बी इशूड रिपीटेडली, बार बार नहीं बुलाना यार, परेशान क्यों करो उसको, धंधा करने दो यार, धंधा नहीं करेगा तो जीएसटी कैसे आएगा। एज फार एज प्रैक्टिकेबल द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड और विटनेस, जो पर्सन है उसके जो स्टेटमेंट होते हैं शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंसेस। बार बार बुला रहे हो साहब उसको, एसेंशियल है तो ही बुलाइए। फिर जो टाइम आपने उसको दिया है, जैसे 2 बजे का टाइम दिया आपने, तो 2 बजे आप भी रहने चाहिए यार, पता पड़ा उसको 4 घंटे से इंतजार करा रहे हो आप अपने ऑफिस के बाहर बैठा रहे हो बेंच पे, दिस इज नॉट फेयर। इसलिए टाइम ऑफ अपीयरेंस गिवन इन द समन शुड बी रेस्पेक्टेड टू, एंड नो पर्सन शुड बी मेड टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स एक्सेप्ट इफ इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, कि वो 4 घंटे बैठेगा सच उगलेगा, है ना, तो बात अलग है एक्सेप्शनल केस में, अदरवाइज no person should be made wait for long hours. Then preferably the statement should be recorded during office hours. However an exception could be made, मतलब office hours में ये सारा काम होना चाहिए बेटा। However an exception could be made regarding time and place of recording the statement having regard to facts in the circumstances of the case. Clear? Done. कोई खास बात नहीं। पर क्या होता है बच्चों, बहुत easy provisions है, पर हम लोग क्या करते हैं बिफोर एग्जाम्स इनको ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं और मार्क्स कट जाते हैं, जबकि 4 पॉइंट लिख के आया, 4 मार्क्स पूरे आपके। आओ बच्चों, सर एक्सेस टू द बिजनेस प्रोमिसेस। सर अभी हमने पढ़ा सर्च,
इंस्पेक्शन। अब है नॉर्मल एक्सेस। सर देखिए ध्यान से, जीएसटी इज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। असेसी खुद असेस करता है, खुद टैक्स पे करता है, खुद रिटर्न फाइल करता है। डिपार्टमेंट को टाइम, यहां डिपार्टमेंट को पावर दे रखा है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस वगैरह डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स असेसी के प्लेस ऑफ बिजनेस पे जा सकते हैं, वेरिफिकेशन चेकिंग करने के लिए आ सकते हैं, एंड उनका हक है, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट भी आपके यहाँ पे आ सकता है, जिसको स्पेशल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया है बाय द कमिश्नर। एंड सर अगर डिपार्टमेंट की इंटरनल ऑडिट टीम आई है आपके यहाँ पे ऑडिट करने, तो वो भी आ सकते हैं। एंड सर वो अगर ये सारे लोग आए हैं तो कहाँ आएंगे? आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएंगे। किसके लिए आएंगे? एनी ऑडिट, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन, चेकिंग एटसेट्रा के लिए आएंगे। अगर ये आए हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह फर्निश करने पड़ेंगे। एंड सर जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। आपके बिजनेस प्रोसेस को उनको समझना है, आपको समझाना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, आपकी कोई उसमें अपन क्या करते हैं, शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं ना कई बार अपनी आपकी बिजनेस के अंदर 100 तरह की गुड्स है। 100 में से हर एक का आपने क्या होता है, एक यूनिक नाम नंबर दे रखा होता है। तो अगर आपने कोई कोडिंग करेगी तो कोडिंग उनको बतानी पड़ेगी, इसका मीनिंग ये वाला गुड्स है, इसका मीनिंग ये वाला गुड्स है। क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस आपको एडिशनली ये जो जीएसटी के रिकॉर्ड्स है वो तो आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं। प्लस इन एडिशन टू जीएसटी रिकॉर्ड्स ये फॉलोइंग रिकॉर्ड भी आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर वो मांगते हैं आपसे। तो क्या क्या सर? रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड डिक्लेयर्ड टू प्रॉपर ऑफिसर। जो नॉर्मल जीएसटी रिकॉर्ड होता है वो तो है ही है। फिर ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरेवर रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर है तो, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर है तो, एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स जो उनको लगता है वो सारे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर मान लो आपके यहाँ वो आए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इट्स नॉट एसेंशियल कि आपके रिकॉर्ड्स अपडेटेड हो। अब रिकॉर्ड्स अगर आपके अपडेटेड नहीं है तो आप उनसे टाइम ले सकते हो, एंड दे विल प्रोवाइड यू द रीजनेबल टाइम बट नॉट मोर देन 15 वर्किंग डेज। है ना भाई? द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड शुड बी मेड अवेलेबल विद इन 15 वर्किंग डेज या फर्दर एक्सटेंडेड टाइम अगर डिपार्टमेंट अलाउ किया तो वो आपको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्लियर? डन सेक्शन खत्म। लास्ट सेक्शन सर, ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। देखना छोटा सा सेक्शन है, लास्ट एग्जाम में आया हुआ बेटा कि सर ध्यान रखिएगा, जैसे सीजीएसटी ऑफिसर्स आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, तो सीजीएसटी ऑफिसर अगर आपके यहाँ पे आ रहे हैं सर्च करने, इंस्पेक्शन करने, तो सर अगर उनको लगता है कि पुलिस की मदद चाहिए, रेलवेज की मदद चाहिए, कस्टम की मदद चाहिए, एसजीएसटी ऑफिसर की मदद चाहिए, यूटीजीएसटी ऑफिसर की मदद चाहिए, तो दे विल हैव टू हेल्प ऑल दीज ऑफिसर्स। ये तो पुलिस वाले ही नहीं बोल सकते भाई जीएसटी का काम है, तुम तुम्हारा देखते रहो, हम नहीं आ सकते। सर दे विल हैव टू असिस्ट, यहां लिखा है सेक्शन में 72 में, पढ़िए। सर ऑल ऑफिसर ऑफ द पुलिस, रेलवेज, आपने देखा होगा कभी भी सर्च होता है, रेड होते हैं तो पुलिस वाले भी आते साथ में। अब जीएसटी रेड में पुलिस का क्या काम है? ताकि वो हेल्प कर पाए, सो दैट असेसी रेड प्रॉपरली करवा पाए। हाँ है ना? तो ऑल ऑफिसर ऑफ द पुलिस, रेलवे, कस्टम एंड दोज ऑफिसर्स एंगेज इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग विलेज ऑफिसर्स, ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स एसजीएसटी, ऑफिसर ऑफ द यूटी टैक्स एंड शैल assist the proper officer in implementation of this act, and government चाहे तो by notification empower and require any other class of officers to assist the proper officer in the implementation of this act when called upon to do so by the commissioner। कमिश्नर ने अगर किसी अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाया है हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए, तो उसको हेल्प करनी पड़ेगी, कॉपरेट करना पड़ेगा, एंड दे विल हैव टू असिस्ट द ऑफिसर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। हाँ जी, कैमरा कहाँ गायब हो गया भाई? ओके आ गया वापस में। ओके डन। तो सर ये था क्या? ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। ये सारे ऑफिसर्स आर बाउंड टू हेल्प द प्रॉपर ऑफिसर इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर? खत्म सेक्शन। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब आपके लिए छोटा सा पॉइंट लिखा है, सीए मींस कैन डू एटीट्यूड। आई मे फेल बट I would not give up because I believe I can and I believe that you can and you will do it, you will crack it। माहौल बनाइए शानदार वाला। ऑल द बेस्ट गाइस। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, इन चैप्टर्स को ना छोड़े, अच्छे से पढ़े क्योंकि बहुत इजी चैप्टर्स है और पूरे मार्क्स मिलते हैं इनमें। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, बाय बाय। माहौल बनाइए शानदार वाला। थैंक यू, बाय बाय।